बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 26 एटॉमिक फिज़िक्स, सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है और इसके हम सॉल्व न्यूमेरिकल्स देखेंगे चैप्टर नंबर 26 के, इंक्लूडिंग सेल्फ असेसमेंट विद वर्क एग्जाम्पल एंड आल्सो टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स। यानी इस वीडियो में हम तीनों को एड्रेस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो के कमेंट्स में दिए गए लिंक में से इसका सॉल्व पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, ये आप अगर देखें तो आपके पास मॉडल पेपर 2025 में इसी जैसा सवाल आया है आपके पास, तो इसलिए इस वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप इसको कंसंट्रेट करके ज़रूर समझें। मरकरी एटम डी एक्साइटेड फ्रॉम इट्स 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी एनर्जी आपको दी गई है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले इसको जूल में कन्वर्ट करना है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल। जब भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाते हैं और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाएंगे हम, तो हम इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगे तो इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ये बात आप जहन में रखें, क्योंकि इसके बगैर आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। अच्छा, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आपके पास किसी फॉर्मूले में प्लांक्स कांस्टेंट इस्तेमाल हो, तो वहाँ आपने एनर्जी को हमेशा जूल में रखना है। जैसे आपने अगर चैप्टर नंबर 24 की मेरी वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपके पास हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसमें हमारे पास प्लांक कांस्टेंट होता है, तो वहाँ भी हमने एनर्जी को हमेशा जूल में रखा है। जहाँ हम प्लांक्स कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हम एनर्जी को जूल में रखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। ओके, और आपको फाइंड करना है ग्राउंड स्टेट, एनर्जी लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिलीज्ड। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ है, डी एक्साइट हुआ है यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आया है, तो फोटोन को रिलीज किया है। ओके, आपको थोड़ा सा एटॉमिक के बारे में बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है यानी एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड में आता है, तो वो फोटोन रिलीज करता है। तो उस फोटोन की एनर्जी, उस फोटोन की जो वेवलेंथ है वो आपको फाइंड करनी है, तो लेमडा आपको फाइंड करना है। अच्छा, जब भी एनर्जी और लेमडा के बारे में रिलेशनशिप आ जाए, तो आपके पास वहाँ दो कांस्टेंट इस्तेमाल होते हैं। एक प्लांक्स कांस्टेंट इस्तेमाल होता है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल डॉट सेकेंड। देखिए यहाँ आपके पास यूनिट में जूल है, तो इसलिए एनर्जी को आपने लाजमी जूल में रखना होगा अगर आप प्लांक कांस्टेंट को यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर लेते हैं। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं? स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देते हैं प्लांक कांस्टेंट के साथ, तो वो जो है ये आपके पास एग्जाम में आपके सारे नंबर कट जाते हैं इससे। तो इसलिए जब भी प्लांक कांस्टेंट इस्तेमाल करें, आप एनर्जी को हमेशा जूल में रखें। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान आपके पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c अपॉन लेमडा के, तो ये आपके पास हो जाएगा hc अपॉन लेमडा। तो ये आपके पास यहाँ से आप इजीली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये लेमडा डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू hc अपॉन e हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास लेमडा आ जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू hc। h की वैल्यू आपके पास है 6.63 एक्सपोनेंट -34, c इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8, और एनर्जी जो है वो आप जूल में रखेंगे, ये वाला आप रखेंगे 7.84 एक्सपोनेंट -19। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.53 एक्सपोनेंट -7, 2.53 एक्सपोनेंट -7, और वेवलेंथ की यूनिट आपके पास है मीटर। ओके, इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड सेल्फ असेसमेंट की तरफ।
तो जो सेकंड सेल्फ असेसमेंट है उसमें आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज। तो आपको रेशियो बताना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। यानी बाल्मर सीरीज और लाइमन सीरीज के जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है उनका रेशियो फाइंड करना है। रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो बाल्मर सीरीज एंड लाइमन सीरीज, बाल्मर और लाइमन सीरीज के जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है उनका रेशियो फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है, उसके बाद लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है, और जब दोनों का आंसर आ जाएगा उसके बाद आपने दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर ऑफ लाइमन सीरीज। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम क्या करते हैं, लाइमन सीरीज के लिए हमारे पास p की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम n की जगह इन्फिनिटी रखते हैं। ओके, सिमिलरली अगर आपसे पेपर में बोला जाए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में एक ज्यादा रखते हैं, जैसे n की वैल्यू 2 रखते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में n की जगह आप रखते हैं इन्फिनिटी। ओके, यहां भी अगर आप देखें तो अगर आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता तो आप एक ज्यादा रखते, लेकिन क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो इसलिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में n की जगह इन्फिनिटी रखते हैं। जबकि बाल्मर सीरीज के लिए p की वैल्यू 2 होती है और लाइमन सीरीज के लिए आपके पास p की वैल्यू 1 होती है। तो अब आपको इसकी वैल्यू मालूम करनी है वेवलेंथ की। तो हम सबसे पहले वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। अब हम सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ लाइमन के लिए, तो इसलिए यहाँ आपके पास आ जाएगा लाइमन रेडबर्ग कांस्टेंट। वैसे इसकी वैल्यू भी पुट कर दे तो भी सही है, अगर नहीं भी पुट करे तो भी सही है इस क्वेश्चन के लिए। तो p की जगह आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, n की जगह आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब आप देखिए इन्फिनिटी का स्क्वायर आपके पास 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, 1/1 जो है 1 के बराबर है, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी जो है ये आपके पास 0 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को पता होगी कि रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी जो है वो 0 है। मेडिकल के स्टूडेंट याद रखें कि 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर होता है। 1 डिवाइडेड बाय 1 1 के इक्वल है, 1 माइनस 0 जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा, यानी रेडबर्ग कांस्टेंट की जगह आपके पास आ जाएगा 1/लाइमन सीरीज आपके पास इक्वल टू हो जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट के, यानी 1 से मल्टीप्लाई होकर रेडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन हमें लाइमन सीरीज चाहिए, तो इसलिए अब आप देखें ये इस तरफ आ जाएगा और ये रेडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, यानी लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ है वो आपके पास इक्वल टू आएगा 1/ रेडबर्ग कांस्टेंट। ओके, अब आप इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। तो वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए हम सेम इसी तरीके से फॉर्मूले लगाएंगे, यही फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 1/लैम्डा बाल्मर सीरीज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p की जगह अब आपके पास 2 आएगा बाल्मर की, और n की जगह आपके पास आएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी है और 1/इन्फिनिटी 0 के इक्वल है, जबकि 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 4। तो ये आपके पास इस तरह आंसर आएगा 1/4 माइनस 0, और यानी 0 हटाने से फर्क नहीं पड़ेगा, और रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ज़ा रेडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब जब आप इसको रिसिप्रोकल कर देंगे, अगले स्टेप में आप इसको रिसिप्रोकल कर देंगे, तो आपके पास लैम्डा बाल्मर बराबर आ जाएगा, ये साइड भी रिसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे ये साइड रिसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, इस तरह ये साइड भी आपके पास रिसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय रेडबर्ग कांस्टेंट। ओके,
अब आपको क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करना है, लाइमन और बाल्मर का रेशियो फाइंड करना है। तो लाइमन और बाल्मर का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ बाल्मर टू दी लाइमन, तो बाल्मर का जो आपके पास वेवलेंथ आया वो है 4 डिवाइडेड बाय रेडबर्ग कांस्टेंट, जबकि लाइमन का जो रेशियो है वो है 1 डिवाइडेड बाय रेडबर्ग कांस्टेंट। अब आप एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय रेडबर्ग कांस्टेंट, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और रेडबर्ग कांस्टेंट ऊपर आ जाएगा जबकि 1 नीचे आ जाएगा। तो अब अगले स्टेप में ये रेडबर्ग कांस्टेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रेशियो है बाल्मर टू दी लाइमन वो आपके पास 4 के इक्वल आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ बाल्मर टू दी लाइमन वो आपके पास इक्वल टू आया 4 के। ओके, ये इसी के साथ आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि आपसे रेशियो पूछे गया था क्वेश्चन में। लेकिन आप अगर कोई कमेंट्स लिखना चाहते तो आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो 1 से बड़ी आई है तो इसका मतलब है कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर की होगी वो बड़ी होगी किससे, लाइमन से। ओके, क्योंकि ये रेशियो 1 से बड़ा आया है। ये रेशियो 1 से बड़ा आने का मतलब है कि बाल्मर की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है लाइमन के मुकाबले में। इसी के साथ ये जो सवाल है ये इख्तिताम को पहुंच गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं CRQs क्वेश्चन की तरफ। ओके, सिर्फ 2 ही सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन थे तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब हम बढ़ते हैं बुक के CRQs की तरफ। CRQ में इस चैप्टर में ऐसा है कि CRQ में भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। 2 से 3 न्यूमेरिकल आपके पास CRQ में भी दिए गए हैं, तो इसलिए उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में आ जाते हैं। तो इसलिए अब आप देखिए इसकी सोल्यूशन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का सिर्फ सोल्यूशन होगा, क्योंकि हाउ मेनी टाइम्स लार्जर इज द रेडियस ऑफ 5th ऑर्बिट एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। तो आपको गोहर के 5th ऑर्बिट, रेडियस ऑफ 5th ऑर्बिट को कंपेयर करना है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट के साथ। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज क्या है, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, उसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास है Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉन। ओके, इसको हम R1 भी कहते हैं, लेकिन ये कि 0.529 एंगस्ट्रॉन ये फॉर्मूला होता है। तो जब हम फॉर फर्स्ट ऑर्बिट जब हम काम करेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो हम जब हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए काम करेंगे तो हम n की जगह आप 1 रख देंगे। और फर्स्ट ऑर्बिट n की जगह 1 आ जाएगा। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन। जबकि आप जब फॉर 5th ऑर्बिट काम करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर 5th ऑर्बिट जब आप काम करेंगे तो आप n की जगह रख देंगे 5। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, R5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 25 टाइम्स 0.529 एंगस्ट्रॉन। ये आपको पास क्लियर शो हो रहा है। अगर आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दें और इसको इक्वेशन 2 का, तो दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इससे साफ शो हो रहा है कि जो रेडियस ऑफ 5th ऑर्बिट है वो 25 टाइम्स लार्जर है किससे, फर्स्ट ऑर्बिट से, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 0.259 एंगस्ट्रॉन है जबकि यहाँ 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रिजल्ट शोज दैट, या दिस implies that by comparing it is implies that the radius of 5th orbit
फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ बोहर ऑर्बिट is 25 times larger than 25 times greater than the radius of first orbit. ओके, ये इम्प्लाइज हो रहा है कि जो रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट है वो 25 टाइम्स बड़ा है किससे, फर्स्ट ऑर्बिट से। इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सेल्फ असेसमेंट की तरफ। अब आपके पास जो बुक है उसमें CRQ नंबर 5 जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल टाइप है, तो आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले डेटा बनाना है। What is the energy of a photon that when absorbed by a hydrogen atom could causes an electronic transition from the n is equal to 3 to n is equal to 5। नंबर बी पार्ट में है n is equal to 5 to n is equal to 8। तो आपको फाइंड करना है what is the energy of the photon absorbed by hydrogen atom। अच्छा, तीसरे ऑर्बिट से वो पांचवें ऑर्बिट में जा रहा है, यानी ऊपर जा रहा है। तीसरे ऑर्बिट से वो जा रहा है पांचवें ऑर्बिट। तो इसका मतलब है इस पे फोटोन मारा गया है और इस फोटोन को इसने एब्जॉर्ब करके यहाँ आया है। तो सवाल में पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट केस में, पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है कितनी एनर्जी इसने फोटोन की एब्जॉर्ब की। आप सिर्फ डेल ई लिखे या ई लिखे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ई लिखे या डेल ई लिखे। इसी तरह आप एन एफ लिखे इसको या एन आई लिखे, ये इट इज डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो मैं इसको अच्छा पी भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इससे पहले सवाल में आपके लिए पी लिखवाया था और एक्साइटेड स्टेट को मैंने एन लिखवाया था। यहाँ मैं आपको दूसरे सिंबल्स भी बता देता हूँ। जैसे हम जहां से वो जा रहा होता है उसको हम एन आई कहते हैं और एन एफ की वैल्यू आपके पास होगी 5। जहां जाता है वो एन एफ होता है। तो एन आई की वैल्यू आपके पास है 3 और एन एफ की वैल्यू आपके पास है 5। ओके, तो आप देखिए ये फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह बी पार्ट में भी सेम काम आपको रिपीट करना है। अब आपको एनर्जी मालूम करनी है, डेल ई बोले आप या ई बोले, आपको फाइंड करना है। लेकिन अब आपको एन आई की जगह आपको दिए गए है 5, जबकि एन एफ की जगह आपको दिए गए है 8। तो अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सिमिलर है। आपके पास चेंज इन एनर्जी या ई बराबर होता है, बोर का तीसरा पोस्टुलेट है, ई एफ माइनस ई आई। ओके, यानी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा वो बराबर होगा डिफरेंस बिटवीन टू शेल, इन दोनों शेल के डिफरेंस के बराबर होगा। ओके, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो बराबर होगा ई एफ माइनस ई आई, इन दोनों शेल के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी ई बराबर होगा ई एफ माइनस ई आई। ओके, तो आप देखिए, तो आप ई लिख सकते हैं या डेल ई लिखे, मर्जी आपकी है। मैं ई लिख देता हूं क्योंकि ये ई दरअसल एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो आप डेल ई भी लिख सकते हैं। ई एफ की जगह आपके पास अच्छा ई एन का फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो यहाँ आप अब जब ई एफ के लिए आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन एफ का स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस है, जबकि ई आई में भी माइनस है आपके पास। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन आई का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पहले लिख दिया जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन आई का स्क्वायर, और ये माइनस वाला बाद में लिख दिया। अब आप इसमें एन आई और एन एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ई की जगह आपके पास हो जाएगा
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Ni की जगह फर्स्ट पार्ट में आपको 3 पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस, और Nf की जगह आपको पुट करना है 5 का स्क्वायर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.511, जबकि इसका आंसर आपके पास आएगा 0.544, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ई का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.967, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था इसलिए ये आंसर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट आपका इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी आपको सेम टू सेम इसी तरीके से करना है, तो ये 3 स्टेप्स मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, यानी E इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपके पास इक्वल टू हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय Ni का स्क्वायर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय Nf का स्क्वायर। अब आपने सिर्फ Ni और Nf को चेंज कर देना है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय Ni की जगह अब आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर। सेकंड पार्ट में Ni की जगह 5 है, जबकि Nf की जगह 8 है, तो Nf की जगह आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आपके पास होगा 25, और जब आप इसको डिवाइड कर देंगे 25 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.544। इसी तरह जब आप इसको 64 से डिवाइड करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.2125, और जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3315। ओके, इसी के साथ ये जो सवाल है ये इख्तिताम को पहुंच गए। ओके, अब हम बढ़ते हैं CRQ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट आर दी वेवलेंथ रेंज, आपको वेवलेंथ की रेंज बतानी है, एंड फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर लाइमन सीरीज एंड फॉर बाल्मर सीरीज। क्योंकि यहाँ आपसे वेवलेंथ की रेंज पूछी है और फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछी है, इसलिए आपको मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ, यानी आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दोनों फाइंड करने होंगे। मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, यानी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दोनों फाइंड करने होंगे फॉर वेवलेंथ रेंज, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में वेवलेंथ की रेंज पूछी है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे वेवलेंथ की रेंज पूछी है, इसलिए आप यहाँ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ दोनों फाइंड करेंगे, यानी इन सिंपल स्पीकिंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दोनों फाइंड करेंगे आप। तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको पता होना चाहिए कि n की वैल्यू लाइमन के लिए 1 होती है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपके पास p की वैल्यू आपके पास 1 होती है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n की जगह हम इन्फिनिटी रखते हैं। इसी तरह हमारे पास जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है उसमें हमारे पास p की वैल्यू अगेन 1 होगी, और एक वैल्यू हम ज़्यादा रखते हैं, यानी n की जगह 2 रखेंगे हम। सिमिलरली फॉर बाल्मर सीरीज जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी p की जगह 2 आ जाएगा, लेकिन फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n की जगह आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी देखें, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए p की जगह 2 ही रहेगा, लेकिन जो n है वो एक ज़्यादा रखेंगे, जैसे ये 2 है तो हम 3 रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो फॉर लाइमन सीरीज 1/λ इज इक्वल टू होता है रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। सबसे पहले काम हम लाइमन के लिए कर रहे हैं, फिर इसी तरह हम काम रिपीट करेंगे फॉर बाल्मर सीरीज, और फिर हमें रेंज बताने हैं, वेवलेंथ की रेंज भी बतानी है और फ्रीक्वेंसी की रेंज भी बतानी है। ओके, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.097 एक्सपोनेंट 7। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.097 एक्सपोनेंट 7 1/p²। तो p की जगह आपके पास 1 का स्क्वायर, इसी तरह माइनस 1/n², n की जगह आपके पास आएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो अगेन इन्फिनिटी का स्क्वायर आपके पास इन्फिनिटी होता है, और आपके पास जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी
तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी है और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर है और 0 माइनस करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब है यही आंसर आपके पास आ जाएगा, यानी 1 अपॉन 1 1 है। ओके, 1 अपॉन 1 जो है वो आपके पास 1 के इक्वल है, जबकि 1 अपॉन इन्फिनिटी आपके पास 0 के इक्वल है। अब आप यहाँ से लेमडा फाइंड करेंगे, तो आपके पास देखिए इसको रिसिप्रोकल कर देंगे लेमडा अपॉन 1, इसी तरह ये इसके नीचे 1 है तो ये भी रिसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 1.097 एक्सपोनेंट 7। अब जब आप इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.12 एक्सपोनेंट -8 मीटर। ओके, और अगर आप चाहते हैं इसको नैनो में शो करना तो एक पॉइंट इधर चले जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 91.2 एक्सपोनेंट -9 मीटर विच इज इक्वल टू 91.2 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी। ओके, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का आंसर आएगा 91.2 नैनोमीटर। अब इसी तरह हमें शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, तो शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो v की जगह हम यहाँ c लगाते हैं और हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ये लेमडा मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा c अपॉन लेमडा, c की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8, जबकि लेमडा अभी आपने निकाला 91.2 एक्सपोनेंट -9। ओके, मीटर में रखना है, लाजमी है ये। तो आपके पास जो आंसर आया वो है 3.29 एक्सपोनेंट 15 हर्ट्ज। ओके, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए काम खत्म हो गया फॉर लाइमन। अब हम लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करेंगे फॉर लाइमन, फॉर लॉन्गेस्ट। याद रहे ये भी हम काम कर रहे हैं किसके लिए, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, यानी लाइमन सीरीज के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो अब देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे। अगेन आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, लेकिन अब आप p की जगह 1 रखेंगे और n की जगह 2 रखेंगे, तो आपके पास आएगा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट की जगह 1.097 एक्सपोनेंट 7, जबकि 1 अपॉन p का स्क्वायर, तो p की जगह आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर और n की जगह आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, 4 1 4 -1 यानी 3 अपॉन 4 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर इस तरह आएगा 1.097 एक्सपोनेंट 7 और ये 2 का स्क्वायर 4 और फिर जब आप एलसीएम ले लेंगे तो 3 अपॉन 4 हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप बताइए लेमडा किसके बराबर होगा, तो लेमडा बराबर होगा, तो जब आप इसको रिसिप्रोकल कर देंगे लेमडा अपॉन 1, तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3.29 एक्सपोनेंट 7, यानी ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रिसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपके पास लेमडा का जो आंसर आएगा वो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 1.21 एक्सपोनेंट -7 मीटर। इसी तरह अगर आप इसको नैनो में चेंज करना चाह रहे तो 2 मरतबा डेसिमल आप वहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 121 एक्सपोनेंट -9 मीटर, और एक्सपोनेंट -9 आपके पास नैनो के इक्वल होगा, तो लेमडा का आंसर हो जाएगा 121 नैनोमीटर। तो अब आप इसी के कॉरिस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, तो अगेन आप लेमडा का फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे c अपॉन लेमडा, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन लेमडा के, और c इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8, और लेमडा की जगह आपके पास आ जाएगा, आपने मीटर वाली वैल्यू यूज़ करनी है, यानी आप ये भी यूज़ कर सकते हैं ये भी,
तो आप कोई सी भी इनमें से वैल्यू यूज़ करें मीटर वाली, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आपके पास आएगा 2.48 एक्सपोनेंट 15। तो आप देखिए आपके पास इस क्वेश्चन का लाइमन वाला पार्ट ख़त्म हो गया है, यानी लाइमन के आप अभी रेंज बता सकते हैं, क्योंकि आपने शॉर्टेस्ट भी मालूम कर लिया और लॉन्गेस्ट भी मालूम कर लिया लाइमन के लिए। तो अब यहाँ पे आप रेंज बता सकते हैं कि रेंज आपके पास जो आया है, तो वेवलेंथ रेंज फॉर लाइमन सीरीज वेवलेंथ रेंज जो लाइमन सीरीज़ की आई है, पहले आपने शॉर्टेस्ट लिखना है फिर आपने लॉन्गेस्ट लिखना है। तो शॉर्टेस्ट आपके पास आई थी 91.2 नैनोमीटर और 91.2 नैनोमीटर, जबकि लॉन्गेस्ट आपके पास आई है 121 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ की रेंज हो गई। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर लाइमन सीरीज़ आपके पास आई फ्रीक्वेंसी में आपने रिसिप्रोकल वाला काम करना है। जो ये वाली है ये ज़्यादा होगी आपके पास लॉन्गेस्ट वाली और शॉर्टेस्ट वाली कम होगी, यानी फ्रीक्वेंसी जब वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इस केस में यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है ना, तो इसकी वेवलेंथ आपके पास ज़्यादा है। वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो आप लिखेंगे 2.48 एक्सपोनेंट 15 टू 3.29 एक्सपोनेंट 15। ये आंसर ये वाला है। ओके, इसी तरह ये जो दूसरा आंसर है ये मैंने ये वाला लिखा है, ये आंसर था। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंजेस आ गए। अब हम बढ़ते हैं किसके लिए, अब हम इस काबिल हो गए कि हम बाल्मर सीरीज़ के लिए काम कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम काम करेंगे बाल्मर के लिए। ये सेम काम रिपीट करेंगे बाल्मर के लिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, तो फॉर बाल्मर जो है अब हम काम करेंगे। बाल्मर सीरीज़ में आपने सेम टू सेम काम करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने पी की जगह आपने अच्छा ओके, फर्स्ट पार्ट में हमें शॉर्टेस्ट के लिए काम करना होगा, फिर हम लॉन्गेस्ट के लिए काम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें शॉर्टेस्ट के लिए काम करना होगा, और फिर हमें लॉन्गेस्ट के लिए काम। आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, और इसी के साथ आपके पास P की जगह आपके पास आ जाएगा 2 और N की जगह आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर आपके पास इन्फिनिटी होता है, तो आपके पास आंसर आएगा 1.097 एक्सपोनेंट 7, और ये 1/4 हो जाएगा, जबकि ये 0 हो जाएगा तो ये 4 नीचे आ जाएगी। तो यहाँ हम लेमडा मालूम कर लेंगे। लेमडा का आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 1.097 एक्सपोनेंट 7। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 5 एक्सपोनेंट -7। ओके, मैं पॉइंट को 2 मरतबा वहाँ ले जाता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा 365 एक्सपोनेंट -9 मीटर, या फिर आप इसको नैनो में लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का आंसर आ गया। अब इसी तरह आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास लेमडा हो गया। अब आप फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, F इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा। तो C की जगह आपके पास आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट 8, जबकि लेमडा की जगह आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे मीटर वाली 3.65 एक्सपोनेंट -7। आप मीटर की कोई सी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 8.22 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। तो इसी तरह ये शॉर्टेस्ट के लिए काम हो गया। अब हम किसके लिए काम करेंगे, लॉन्गेस्ट के लिए। लॉन्गेस्ट में आप अगेन
बस आप सिर्फ एक काम करेंगे, यहाँ फर्स्ट पार्ट में आपने ये पुट किया, अब आप n की जगह 3 पुट करेंगे, एक ज़्यादा पुट। अब आप ये वाला काम करें तो आपके पास हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंट 7 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसका आप एलसीएम ले लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 1 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ओके, तो आप जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4 माइनस 1/9। अब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 1/λ का जो आंसर है वो आपके पास आएगा 1.097 एक्सपोनेंट 7, और आप इस तरह जब इसके एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5/36। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, और जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, 6.58 एक्सपोनेंट -7 मीटर। और अगर नैनो में आप शो करना चाहते हैं तो ये 2 मरतबा पॉइंट वहाँ चले जाएगा, तो 658 एक्सपोनेंट -9 मीटर, और एक्सपोनेंट -9 जो है वो नैनो के बराबर। ये आपके पास लॉन्गेस्ट लैम्डा आ गया। अब इसी तरह आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए अगेन आप फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू C/λ। C की जगह आपके पास आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट 8, जबकि लैम्डा की जगह आप यहाँ मीटर वाली वैल्यू रखेंगे 6.58 एक्सपोनेंट -7। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 4.56 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। ओके, तो अब आप इसको शो कर देंगे जैसे आपने इससे पहले शो किया। ओके, जैसे आपने पिछले लाइमन सीरीज को शो किया, इस तरह अब आप बाल्मर सीरीज के आंसर को शो करेंगे। ये आपके पास क्या होगा, यहाँ आप लिख लेंगे वेवलेंथ रेंज फॉर बाल्मर सीरीज। तो आप यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम रख लेंगे। तो मिनिमम का आंसर जो है वो आपके पास आ रहा था 365 नैनोमीटर, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उसका आंसर आया था 658 नैनोमीटर। ओके, मिनिमम पहले लिखते हैं, जो इन दोनों में कम वैल्यू होगी ना उसको पहले लिखा करें। जैसे मैं पहले लिखूंगा 658 नैनोमीटर, और उसके बाद मैं लिखूंगा तो आपके पास जो सबसे पहली वेवलेंथ थी वो थी 365 नैनोमीटर, और मैक्सिमम वेवलेंथ आपके पास आई 658 नैनोमीटर। अब इसी तरह फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज में डायरेक्ट लिख देता हूँ, किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। तो आपके पास आई आंसर 4.56 एक्सपोनेंट 14 टू 8.22 एक्सपोनेंट 14। हर्ट्स। ओके, यहाँ हर्ट्स लिख सकते हैं, हर्ट्स। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया, और इसी के साथ जो आपके पास CRQ था वो ख़त्म हो गया, लेकिन लास्ट CRQ आपके पास बाकी है। तो लास्ट जो CRQ है ये आपके पास है बुक का क्वेश्चन नंबर CRQ नंबर 10। इस चैप्टर में CRQs में भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स है, तो इसलिए उसको आप एड्रेस करें क्योंकि पेपर में आ सकते हैं, तो इसलिए आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ।
और ये हमारा आखिरी CRQ है। उसके बाद हम टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो हाइड्रोजन एटम इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 2, यानी n की वैल्यू आपको दी गई है 2। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो ये 3 काम आपने करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी, जबकि थर्ड पार्ट में आपको टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। ओके, टोटल एनर्जी को हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको पता हो तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी। पहले आप सबसे पहले स्टेप में आपको टोटल एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, n की जगह आपको 2 दिया हुआ है, तो आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n²। यानी हम सबसे पहले हम तीसरे पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, यानी E फाइंड कर रहे हैं। फिर E के बेस पे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम C पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो n की जगह आपके पास 2 है, तो इसलिए n की जगह 2 हो जाएगा। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4, और जब आप इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सेकंड स्टेट की एनर्जी है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी का आंसर निकालते हैं। तो बी पार्ट में आपने ए पार्ट का आपने निकालना है आंसर काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो दरअसल आपके पास यही फॉर्मूला होता है, लेकिन माइनस में होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है -E2। ये कहाँ से आया? तो ये दरअसल जब आप प्रूफ करेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। ये जब आपने एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम का प्रूफ किया होगा तो वहाँ आपके पास ये आंसर आ रहा होगा। ओके, तो -E2 की जगह आप रख देंगे -3.4, तो आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ओके, और जब हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का भी प्रूफ हमारे पास वहीं पे आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं होती, बल्कि हमारे पास जो आंसर आ रहा होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर हम -2 काइनेटिक एनर्जी लगा दें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ओके, ये मैं अगेन बता देता हूँ, ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले आपको तब समझ में आएंगे जब आपने एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का प्रूफ देखा होगा। तो अगर आप उसका प्रूफ देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। ओके, अभी न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ इन फॉर्मूलों को याद रखें तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ओके, और इसी के साथ हमारे जो बुक के CRQs थे वो इख्तिताम को पहुंच गए। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो ओके, अभी हम बढ़ते हैं वर्किंग एग्जाम्पल। अभी इसके बाद हम बढ़ रहे हैं वर्किंग एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक वर्किंग एग्जाम्पल। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स। ओके, यानी हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने सेल्फ असेसमेंट पढ़ ली और इसके अलावा हमने बुक के जो CRQs थे वो हमने सॉल्व किए। अब हम बुक के वर्किंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स। तो बढ़ते हैं पहले वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। जो फर्स्ट वर्किंग एग्जाम्पल है इसमें आपको दिए गए है कि एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम द n इज इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल टू द n is equal to 1 ground state level. Find the wavelength and frequency of emitted photon. तो इस वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आ जाते हैं, तो इसलिए इसको लाजमी सॉल्व करें। तो द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n is equal to 3 एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड स्टेट n is equal to 1। तो आपके पास जो n की वैल्यू है 3 है, और जहाँ पे आता है उसको हम P कहते हैं। ये हमारे लिए P है और ये हमारे लिए N है। अब आप एक बात जहन में रखें, N इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन P, यानी जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसको आप N बोलेंगे, जो कम वैल्यू होगी उसको आप P बोलेंगे। तो P की जगह आपके पास आ जाएगा 1।
और आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको वेवलेंथ फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आपको वेवलेंथ फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी को आप एफ बोले या न्यू बोले, वो आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वेवलेंथ का वो है हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। तो यहाँ अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की जगह आएगा आपके पास 1.097 एक्सपोनेंट 7। इसी तरह p के स्क्वायर की जगह आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर और n के स्क्वायर की जगह आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9, 9 1 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 यानी 8/9 हो जाएगा। आप सिंपली इसको कैलकुलेटर में रखिएगा। अगर आप एलसीएम से घबराते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट अक्सर घबरा जाते हैं एलसीएम से, तो आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा लैम्डा का। इसको जब आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1.097 एक्सपोनेंट 7। ओके, तो आपके पास आंसर आएगा लैम्डा का, आपके पास अगेन उस तरह आंसर आएगा 1.0256 एक्सपोनेंट माइनस 7। और आपने इसको नैनो में चेंज करने के लिए 2 मरतबा पॉइंट आप वहाँ ले जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 102.56 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर। और एक्सपोनेंट माइनस 9 आपके पास इक्वल टू होगा नैनोमीटर के। ओके, तो ये आपके पास आ गया वेवलेंथ। अब आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो आप लिखे f इज इक्वल टू c/λ। अगर आप f से डिनोट करना चाह रहे हैं, न्यू से मर्जी आपकी है। तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8। बस स्टूडेंट यहाँ गलती ये करते हैं, यहाँ नैनोमीटर वाला पुट कर देते, ऐसा नहीं है। यहाँ स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो इसलिए आपने लैम्डा को मीटर में रखना ज़रूरी है। तो आप लैम्डा मीटर वाला रखेंगे, आप ये रखें या ये रखें, दोनों सेम है, तो इसलिए आप ये रखें 1.0256 एक्सपोनेंट माइनस 7। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आपके पास आएगा 2.925 एक्सपोनेंट 15 हर्ट्ज। ओके, इसी के साथ आपका जो ये सवाल है, ये जो वर्किंग एग्जाम्पल है, ये इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड वर्किंग एग्जाम्पल में आपको इस तरह की एक डायग्राम दी है और आपको कहा जा रहा है कि द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ मरकरी एटम आर शोन बिलो। द डायग्राम इज नॉट टू स्केल। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन emitted photon due to transition shown by the arrow। बोले ये ट्रांजिशन होगा, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3। ओके, which transition would cause the emission of photon of a longer wavelength than that emitted in the transition level n is equal to 4 to n is equal to 3। बोल रहे which transition should have causes emission of photon of longer wavelength। ओके, क्लियर है बात। तो आपको एनर्जी बतानी है कि लॉन्गर वेवलेंथ वाले की आपने बताना है कि किस ट्रांजिशन में एनर्जी जो है वो लॉन्गर होगी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है ना, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड। फर्स्ट पार्ट में आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 3। और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि विच ट्रांजिशन वुड कॉज एमिशन ऑफ अ फोटोन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। फिर आपको बताना है कि किस ट्रांजिशन पे लॉन्गर वेवलेंथ होगी। ओके, फॉर n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 3। ओके, तो अब आपने सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे। डेटा में आपको क्या गिवन है, यहाँ 4 और 3 की बात कर रहा है। तो आपने डेटा में इसी तरह बनाना है। यहाँ आपको एनर्जीज दी गई है, यानी आपको एनर्जी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो E4 की जो एनर्जी है वो आपको दी गई है
यानी फोर्थ स्टेट की जो एनर्जी है वो आपको दी है -0.26 और ये आपको एक्सपोनेंट -18 में दी है, तो मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -18 जूल। इसी तरह जो आपको थर्ड वाले की एनर्जी दी है जूल में, वो आपको दी है -0.59 एक्सपोनेंट -18 जूल। ओके, और आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है और आपको जो है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल डॉट सेकेंड। यहाँ एनर्जी जूल में दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दी है, तो इसलिए हम बेसिक पोस्टुलेट से इसको निकालेंगे। ओके, और उसके बाद हमसे पूछा गया है कि लॉन्गर वेवलेंथ, कैलकुलेट दी लॉन्गर वेवलेंथ हमें फाइंड करना। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ बोर का तीसरा पोस्टुलेट यूज़ करना है कि हम जानते हैं E बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी, तो E इज इक्वल टू होगा E4 माइनस E3 और E इज इक्वल टू होता है h न्यू के, जबकि E4 की जगह आपके पास है E4 की जगह आपके पास आ जाएगा -0.26 एक्सपोनेंट -18। ये माइनस आपके पास फॉर्मूले वाला आएगा, जबकि E3 की जगह आपके पास आएगा -0.59 एक्सपोनेंट -18। तो आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.59 एक्सपोनेंट -18। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे। ओके, और ये h मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आएंगे, तो आपके पास हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू, इसको आप माइनस करेंगे और ये h मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। मैं एक ही दफ़ा लिख रहा हूँ ताकि मैं इसको एक ही दफ़ा सॉल्व कर लूँ। आप पहले इसको कैलकुलेट करके लिख के फिर h से डिवाइड कर सकते, तो h मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो h की वैल्यू हमें पता है प्लांक कांस्टेंट है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका आंसर हमारे पास आएगा 4.9773 एक्सपोनेंट 14। जो फ्रीक्वेंसी आने के बाद अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आपने f का फॉर्मूला लगाया c अपॉन लेमडा, तो इस तरह आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू c अपॉन f। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन f। तो आप देखें लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा c की जगह आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट 8, जबकि f की जगह आपके पास या न्यू की जगह आपके पास ये आएगा। ओके, 4.9773 एक्सपोनेंट 14। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास लेमडा का आंसर आ जाएगा। तो लेमडा का आंसर आपके पास आएगा 6.027 एक्सपोनेंट -7 मीटर। इसी तरह अगर आप इसको नैनो में शो करना चाह रहे तो आप इस तरह शो कर सकते, और 602 ये 2 मरतबा पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये -9 हो जाएगा और -9 नैनो के बराबर, तो इस तरह भी शो कर सकते। अब ये आपका पास फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए। लॉन्गर वेवलेंथ दैट इज ट्रांजिशन एमिटेड फ्रॉम n is equal to 4, what transition
would cause the emission of a photon of a longer wavelength than that emitted in the transition from level n is equal to 4 to n is equal to 3. सवाल ये है कि कौन सा ट्रांजिशन जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी. जैसे ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई 602 नैनोमीटर, ये ट्रांजिशन हुई है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 की तरफ. अब हमें बताना है कि कौन से ट्रांजिशन में लॉन्गर वेवलेंथ होता है. तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो हमेशा हमारे पास ग्राउंड स्टेट से जितना करीब होगा न्यूक्लियस के उतना वेवलेंथ लॉन्गर होता है. ये हमने पिछले उसमें देख लिया था कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है उसमें हम इन्फिनिटी रखते हैं और लॉन्गर वेवलेंथ में हम एक ज़्यादा रखते हैं. तो इसलिए अगर ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 2 होगा तो उस केस में ये 3 इसके करीब है, तो इस केस में आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ होगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट इसका 2 है. जब ग्राउंड स्टेट इसका 2 है तो लॉन्गर वेवलेंथ आपके पास 3 पे आएगा, 4 पे नहीं आएगा. तो आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ किस पे आएगा? 3 पे. तो यहाँ से हम बता सकते हैं यहाँ पे हम बता देंगे कि इट इज क्लियर दैट wavelength will increases for lowest value of डेल ई, यानी एनर्जी की लोएस्ट वैल्यू के लिए आपके पास वेवलेंथ बढ़ जाती है. एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशन है. तो एनर्जी जितनी लोएस्ट में होगी उतनी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट में होगी. तो इसलिए हमें लोएस्ट एनर्जी वाले को देखना है. तो लोएस्ट एनर्जी किसकी है? लोएस्ट शेल की होती है ना. तो लोएस्ट शेल हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, तो इसलिए इन दोनों शेल्स के दरमियान लोएस्ट एनर्जी है. तो उसमें वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी. ओके, यानी ये जो वेवलेंथ विल इंक्रीज मैंने लिखा, इसकी जगह आप लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस पे आएगी हमारे पास? जितनी लोएस्ट स्टेट की बात करेंगे हम. तो आप सेम कॉन्सेप्ट को आप यहाँ यूज़ करेंगे और उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा. यानी आपके पास फार्मूला है एनर्जी का या डेल ई का, हमारे पास फार्मूला होता है hc/λ. तो यहाँ पे हम लेमडा की जगह लेमडा हमें मालूम करना है, तो हम ये hc ये डेल ई मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा. तो यहाँ पे हमें लेमडा को मालूम करने के लिए hc/del लगाना होगा. तो h की जगह हमारे पास आएगा 6.63 एक्सपोनेंट -34 और c की जगह आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट 8. और नीचे हमें वो शेल्स लेने हैं जिसकी जो लोएस्ट है. तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि लोएस्ट वाले कौन से हैं. दैट इज n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2. ये वाला हमारे पास लोएस्ट है. यानी जब वो 3 से 2 में आएगा तो जो लोएस्ट शेल होगा उस पर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, एनर्जी सबसे कम होगी. ओके, तो एनर्जी कम होने की वजह से वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी. तो h की जगह 6.63 एक्सपोनेंट -34, c की जगह 3 एक्सपोनेंट 8 और डेल ई की जगह हम पुट कर देंगे इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस. तो ये जो दोनों एनर्जी है ये 0.88 है -0.59. तो 0.88 -0.59 और ये एक्सपोनेंट -18 में है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -18 में लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हम प्लांक कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं और प्लांक कांस्टेंट जूल में है, तो इसलिए हमें इसको भी जूल में रखना है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 6.858 एक्सपोनेंट -7. अब आप इसको अगर नैनो में देखेंगे तो आप देखिए 2 बर्ताव पॉइंट वहाँ लेके जाए तो आपके पास हो जाएगा 685 नैनोमीटर. तो अब ये 685 602 से बड़ा है, तो इसलिए ये आपके पास कौन सा हो गया? लॉन्गेस्ट हो गया, क्योंकि ये आपके पास इससे बड़ा है.
ओके तो इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो आपसे एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आपको जब भी पढ़ा रहा हूँ, मैंने सारे लेक्चर आप देखिए तो उसमें मैंने सब में न्यूमेरिकल्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करवाया है, क्योंकि बुक में आपके पास एग्जाम्पल से भी आता है, इवन सेल्फ असेसमेंट से भी पेपर में आ जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप सेल्फ असेसमेंट को भी एड्रेस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल की तरफ। अभी तक हमने सेल्फ असेसमेंट कर लिए हैं, वर्क एग्जाम्पल कर लिए हैं और बुक के CRQs भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब लास्ट में हमारे पास है टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स। ओके, इज़ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स। तो आप देखिए, सबसे पहले सवाल में कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो n इज इक्वल टू आपको दिए गए है 2 और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है और हमें एनर्जी फाइंड करना है इसी ऑर्बिट का, यानी सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड करनी। इज़ वेरी सिंपल। सो अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में आप देखिए, वी नो दैट एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ओके, we know that the energy of nth orbit of hydrogen atom is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो अब यहाँ हम n की जगह 2 रख देंगे। तो जैसे ही n की जगह 2 रख देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा E2 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 4, और जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड एनर्जी ऑर्बिट का जो आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इसी के साथ ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस आंसर को जूल में दिखाएं तो आप इसको जूल में भी दिखा सकते हैं। तो आपको ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल। तो जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाते हैं तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह जब हम जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आते हैं तो इस फैक्टर से डिवाइड करते हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जा रहे हैं तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो E2 इज इक्वल टू -3.4 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है आपके पास 1.6 एक्सपोनेंट -19। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जूल में आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा E2 का वो आपके पास आएगा -5.447 एक्सपोनेंट -19। तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, और इसी के साथ जो सवाल है उसका इख्तिताम हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल की तरफ। तो सेकंड टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास है, सबसे पहले डेटा बनेगा इसका। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ इट इज ऑर्बिट इन द स्मॉलेस्ट अलाउ ऑर्बिट। अच्छा, जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन के लिए वो आपके पास होता है p इज इक्वल टू 1, यानी जिसमें आपके पास फाइनल एनर्जी ऑर्बिट जो है वो 1 के बराबर होता है, यानी n इज इक्वल टू 1। ये स्मॉलेस्ट अलाउ ऑर्बिट है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, और जो सेकंड स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट है वो आपके पास है n इज इक्वल टू 2। इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स टू लार्जर ऑर्बिट्स डज इट्स स्पीड इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और स्टे सेम। दोनों ऑर्बिट पे यानी n इज इक्वल टू 1 पे भी स्पीड फाइंड करना है और n इज इक्वल टू 2 पे भी स्पीड फाइंड करके आपने कंपेयर करना है कि आइदर स्पीड इंक्रीजेस यानी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है और स्टे द सेम या सेम है आपके पास। तो सबसे पहले डेटा बनेगा और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, डेटा के अंदर हमें ये बात जहन में रखनी है कि हमें 2 मरतबा सॉल्व करना है
फर्स्ट मरतबा हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करना है और सेकंड टाइम हमने n इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करना है। ओके, तो अब देखिए, आप यहाँ आप कांस्टेंट यूज़ करेंगे। अच्छा, प्लांक्स कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो प्लांक कांस्टेंट आपके पास है 6.63 एक्सपोनेंट -34। प्लांक कांस्टेंट आपके पास है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल डॉट सेकेंड। इसके अलावा एक और टर्म आपको पता होना चाहिए विच इज़ कॉल्ड एच कट। एच कट इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो एच की वैल्यू आपके पास है 6.63 एक्सपोनेंट -34 एक्सपोनेंट है -34 डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 और पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.142। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास h को 2 पाई से डिवाइड करने के बाद आपके पास एक नया कांस्टेंट आएगा विच इज़ कॉल्ड एच कट। तो ये आपको निकालना आना चाहिए फ्रॉम प्लांक कांस्टेंट। ओके, इसके अलावा आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, और हमें n इज इक्वल टू 1 पे भी स्पीड फाइंड करना है और n इज इक्वल टू 2 पे भी स्पीड फाइंड करना है। और थर्ड पार्ट में हमें कंपेयर करना है। जैसे ये a पार्ट है, क्वेश्चन के मुताबिक ये a पार्ट है और ये आपके पास b पार्ट है, और c पार्ट में हमें कंपेयर करना है। कंपेयर a एंड b, यानी a और b के पार्ट के रिजल्ट्स को आपने कंपेयर करना है। सो कंपेयर रिजल्ट ऑफ पार्ट a एंड b एंड रिजल्ट ऑफ पार्ट b। तो आप देखिए कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन में आपको बोहर एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट पता होना चाहिए कि द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच कट। ये आपके पास बोहर का पोस्टुलेट है। एंगुलर मोमेंटम आपके पास इक्वल टू होता है, अगर आप इसको मैं यहाँ बता दूँ, आपने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो h अपॉन 2 पाई को आपने नाम दे दिया h कट का। तो ये, और एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं। तो अब आप देखें एंगुलर मोमेंटम की जगह आ जाएगा mvr। ओके, ये हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम की जगह आ जाएगा mvr nh अपॉन 2 पाई, ये nh कट। ओके, h कट मैंने निकाल लिया है, तो मैं h कट की जगह h कट की वैल्यू रखूँगा। ओके, h कट मैंने ये निकाला है डेटा में। तो हमें nh कट, हमें वेलोसिटी मालूम करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो nh कट डिवाइडेड बाय mr। ओके, nh कट डिवाइडेड बाय mr। क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर रहा है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए दो फॉर्मूले आपको और पता होने चाहिए। यहाँ मैं हैंड्स में दे देता हूँ। आपको एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास है 9.11। एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। जबकि आपके पास जो एक और फॉर्मूला है आपके पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का विच इज इक्वल टू n स्क्वायर 0.53 एंगस्ट्रॉन। 529 भी लिखते हैं, 53 भी लिखते हैं एंगस्ट्रॉन। तो ये आपके पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला है और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो कांस्टेंट आपको पता होने चाहिए। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का डेरिवेशन है। तो अब आप इसकी मदद से आप फाइंड कर लेंगे वेलोसिटी पहले पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास n की वैल्यू 1 है, h कट अपने जगह पे आ जाएगा। ओके, m भी अपने जगह पे आ जाएगा और यहाँ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की जगह आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा n स्क्वायर 0.53 एंगस्ट्रॉन। ओके, तो आप देखिए h कट 1 से h कट हो जाएगा
एच कट की जगह वैल्यू आ जाएगी 1.05 एक्सपोनेंट -34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। ओके, एंड एन स्क्वायर की जगह आपके पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं आप पार्ट नंबर ए में, और 0.53 एंगस्ट्रॉन भी अपनी जगह पे आ जाएगा। एंगस्ट्रॉन को हटा के आप लगाएंगे 10 की पावर -10। ओके, तो अब आपके पास जब आप इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा, इसको n = 1 पे जो वेलोसिटी है उसका नाम 1 रख देता हूँ। ओके, फॉर n = 1, फर्स्ट पार्ट है आपके पास n की वैल्यू 1 है, तो उस वक्त वेलोसिटी का नाम मैंने v1 रख दिया है, और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2.18 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसी के साथ आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है फॉर n = 2 के लिए। तो seकंड पार्ट में हमें दोबारा इसको सॉल्व करना है और n = 2 के लिए काम करना है फॉर n = 2। ओके, तो आप जब n = 2 के लिए काम करेंगे सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। v2 = यहाँ पे आपके पास आ जाएगा NH कट डिवाइडेड बाई MR। अब आप देखिए n की जगह अब आपके पास 1 नहीं आएगा, जबकि क्योंकि n की जगह सेकंड ऑर्बिट की आप बात कर रहे हैं, इसलिए n की जगह आपके पास आ जाएगा 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई h कट की जगह आ जाएगा 1.05 एक्सपोनेंट -34। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आपके पास आ जाएगा 9.11 एक्सपोनेंट -31, जबकि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की जगह आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो n स्क्वायर की जगह आपके पास, क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही, तो इसलिए आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन की जगह आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -10। तो आप सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा v का, वो आएगा 1.09 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप दोनों आंसर्स को देखें, कंपेयर करें इस आंसर को इस आंसर के साथ, तो इसमें देखिए आप स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ा रहे हैं स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। तो सी पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन आप यहाँ से ड्रॉ करें कि देखिए वेलोसिटी का रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो सेंस v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के साथ, यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है वैसे वैसे रेडियस बढ़ता है। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखें तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है, जैसे इस ऑर्बिट का रेडियस इतना है, अब आप देखिए सेकंड ऑर्बिट का रेडियस बढ़ गया, थर्ड ऑर्बिट का और रेडियस बढ़ गया। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा, और वेलोसिटी जो है वो रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा। ओके, सो सिंस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे में कमेंट्स आपने बस बताना है, कंपेयर करना है। तो आपने कंपेयर इस तरह करना है कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस for larger distance, for larger value of r, for larger value of r, यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड ऑर्बिट में रेडियस ज़्यादा होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में कम होता है। तो सेकंड ऑर्बिट में रेडियस बढ़ने की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है। ओके, तो इसी के साथ जो आपका बुक का आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन था
तो ये अख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे न्यूमेरिकल्स की तरफ। टेक्स्ट बुक का जो तीसरा न्यूमेरिकल है इसको आप देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट आर द एनर्जी। फर्स्ट पार्ट में आपको एनर्जी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको मालूम करनी है एनर्जी। एंड सेकंड पार्ट में है मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम। सेकंड पार्ट में है मोमेंटम, पी फाइंड करना है। एनर्जी एंड मोमेंटम फाइंड करना है। सी पार्ट में है वेवलेंथ फाइंड करना है। अब देखिए मोमेंटम जो है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसलिए आप जो है सबसे पहले आप वेवलेंथ फाइंड करें, पहले एनर्जी फाइंड करें, फिर एनर्जी के बेस पे आप वेवलेंथ फाइंड करें, या पहले आप वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वेवलेंथ आपके पास स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है और स्टेट्स आपको गिवन है। यानी पी की वैल्यू आपके पास गिवन है 1, जबकि एन की वैल्यू 3 गिवन है। तो आप इसी दोनों कंडीशन को यूज़ करके आप लेमडा फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो पहले सी पार्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ए पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली सी पार्ट और फिर बी पार्ट सॉल्व करवाऊँ। तो सबसे पहले ए पार्ट देखिए। अब आपको फाइंड करना है एनर्जी विच इज़ इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। ओके, आप यहाँ ई एन माइनस ई पी भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने एन और पी लिखा है तो आप इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं ई एन माइनस ई पी, और यहाँ एन का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पी का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको पी सपोज कर ले और इसको एन सपोज कर ले। लेकिन अगर आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। ओके, तो अगर आपने एन आई और एन एफ सपोज करना है तो ये आपके पास हो जाएगा एन एफ और ये आपके पास हो जाएगा एन आई। ओके, तो अब आप देखिए ई आई का फॉर्मूला आपके पास है -13.6 डिवाइडेड बाई एन आई का स्क्वायर। इसी तरह ई एफ का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास -13.6 डिवाइडेड बाई एन एफ का स्क्वायर। अब आप देखिए -13.6 अपनी जगह पे आया। एन आई का स्क्वायर का मतलब है एन आई की जगह आपके पास 3 है, सो 3 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। एन एफ की जगह आपके पास है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। तो 13.6 1 का स्क्वायर आपके पास 1 है, ये माइनस का बाद में आ जाएगा। 3 का स्क्वायर आपके पास हो गया 9। कैलकुलेटर में रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। आप इसको माइनस करेंगे, पहले डिवाइड कर ले फिर माइनस कर ले, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर में रखें, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन यू। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब आप सेकंड पार्ट में आपने सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्टली मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। आप यहाँ p और यहाँ n भी रख सकते हैं। ओके, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट जो है 1.097 एक्सपोनेंट 7 1/nf की जगह आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और ni की जगह आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो आप इस सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में रखेंगे तो डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप 3 का स्क्वायर ले ले 9, तो 9 1 ज़ा 9 -1 यानी 8/9 आपके पास आंसर आएगा। आपके पास आंसर आएगा 8/9। तो आप लेमडा फाइंड करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9 ऊपर आ जाएगा और ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो आप जब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।
आफ्टर डिवाइडिंग करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1.02 एक्सपोनेंट -7 मीटर। और अगर आप चाहते हैं इसको नैनोमीटर में शो करना तो 2 मरतबा डेसिमल वहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 102 एक्सपोनेंट -9 मीटर। और एक्सपोनेंट -9 आपके पास नैनो के बराबर है, तो ये आपके पास हो जाएगा नैनोमीटर। तो ये आपके पास वेवलेंथ का फाइनल आंसर आ जाए। ओके, अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप मोमेंटम को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बी पार्ट आप देखिए, मोमेंटम के लिए हम यहाँ डी ब्रोगली वेवलेंथ मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू ग्राउंड आता है तो वो फोटोन रिलीज़ करता है। तो फोटोन का फॉर्मूले से आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्लांक्स कांस्टेंट है 6.63 एक्सपोनेंट -34। ओके, यहाँ लेमडा आपने मीटर में लाजमी रखना है, ये वाला लेमडा रखना है 1.02। तो आपके पास हो जाएगा 1.02 एक्सपोनेंट -7। तो आप जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास मोमेंटम ऑफ फोटोन आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 6.5 एक्सपोनेंट -27 न्यूटन सेकंड। ओके, तो इसी के साथ ये जो सवाल है ये इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ, टेक्स्ट बुक का फोर्थ न्यूमेरिकल। टेक्स्ट बुक का जो फोर्थ न्यूमेरिकल है इज़ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम कैन चेंजेस फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2। सबसे पहले डेटा बनाएंगे और हमें फाइंड करना है एनर्जी। n इज इक्वल टू 5 का मतलब है ये हमारे पास ni है, जबकि ये हमारे पास nf है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास ni की वैल्यू है 5 जबकि nf की वैल्यू है 2। तो बहुत इजीली सवाल है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आप डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे, डेल ई इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। तो ई आई की जगह आपके पास आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एन आई का स्क्वायर, और ये माइनस अपनी जगह पे आएगा। और ई एफ की जगह आ जाएगा अगेन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एन एफ का स्क्वायर। अब आप इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपके पास फाइनल आंसर है। एन आई की जगह आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर, जबकि एन एफ की ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन एफ की जगह आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। जब आप इसको स्क्वायर कंप्यूट कर लेंगे 25 हो जाएगा, और जब आप 25 से डिवाइड कर देंगे इसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, जब आप फर्स्ट वाली वैल्यू को आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.544 प्लस आप दूसरी वैल्यू को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.4। अब आपने इसमें से इसको माइनस कर देना है तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाए। तो जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आएगा 2.856 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी के साथ जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है वो इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ।
न्यूमेरिकल नंबर 5 में आप देखिए सबसे पहले डेटा बनेगा, हाउ मच वर्क विल बी डन टू पुल अपार्ट द इलेक्ट्रॉन, पुल इलेक्ट्रॉन को स्केप कर देना, पुल आउट कर देना, बाहर निकाल देना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ओके, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द एटम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन and the energy corresponding to the ionization is called ionization energy। ओके, और इनिशियली जो है वो फर्स्ट पार्ट में वो ग्राउंड स्टेट पे है और सेकंड पार्ट में वो तीसरे ऑर्बिट में है, और हमें उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, यानी हमें उसको आयनाइज करना है। तो याद रखिएगा फर्स्ट पार्ट में यानी ए पार्ट में आप देखें तो आपके पास ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू ni इज इक्वल टू आपके पास 1 है, और आपने इसको पुल करना है तो NF की जगह आप रख देंगे इन्फिनिटी। ओके, ये क्यों कर रहे हैं हम? ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं, यानी आयनाइजेशन कर रहे हैं। ओके, तो हमें आयनाइजेशन के लिए हमें क्या मालूम करना है? हमें वर्क डन मालूम करना है कि कितना वर्क चाहिए होगा। तो इसको आप वर्क डन भी कह सकते हैं और आप एनर्जी भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम डेल ई है, तो वो हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। इसी तरह सेकंड पार्ट में सिर्फ ये चेंज हो जाएगा कि ni की जगह आपके पास 3 है, और काम वही करना है आपने, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, यानी आपने आयनाइजेशन करना है, एटम की आयनाइजेशन, यानी उसके इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव करना है फ्रॉम एन एटम। ओके, अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो इस चैप्टर की तो ये टॉपिक आपके पास सिलेबस के 2025 से सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो इसलिए इस न्यूमेरिकल को आपने अच्छी तरीके से समझना है, पेपर में आ सकता है। इज़ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। देखिए फर्स्ट पार्ट जैसे सॉल्व करवाऊंगा वैसे ही आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो डेल ई का फॉर्मूला है EF माइनस EI। इसका हायर एनर्जी को मैंने NF का नाम दिया, इसलिए ये EF माइनस EI होगा। अगर आप इसको F का नाम दे दें और इसको I का नाम दे दें तो आप इस फॉर्मूले को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, हायर एनर्जी ऑर्बिट को मैंने F का नाम दिया है, इसलिए मैंने यहाँ EF को पहले लिख दिया है, और लोअर एनर्जी स्टेट को मैंने I का नाम दिया है, इसलिए मैंने इसको बाद में लिख दिया। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको NF का नाम दे देते हैं, इसको NI का, तो फिर आपको ये फार्मूला भी उसी हिसाब से एक्सचेंज करना होगा। ओके, तो EF का जो फॉर्मूला है वो आपके पास हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय NF का स्क्वायर माइनस अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। NF की जगह आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर, इसी तरह NI की जगह आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, और जब भी कोई चीज़ इन्फिनिटी से डिवाइड हो जाती है वो 0 हो जाती है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 है, और 1 से डिवाइड होने के बाद फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास इतनी एनर्जी चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो दिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एन हाइड्रोजन एटम। व्हाई? बिकॉज मोस्टली इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन
This energy is also called ionization energy. Why? Because the energy required for an electron to remove from an atom is called ionization energy, and mostly in case of a hydrogen atom, the electron located in the ground state, that is usually in first orbit. यानी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, इसलिए हमारे पास यही ज़्यादातर आयनाइजेशन एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। अब आप देखिए सेकंड पार्ट में डेल ई अगेन आपने वैसे ही सॉल्व करना है, कोई नया काम आपने नहीं करना है। तो मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला आप देखिए डायरेक्ट, जैसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ आपके पास 1 के बजाय अब आपके पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में है। बी पार्ट में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तीसरे ऑर्बिट में है, तो इसलिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन आपके पास इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी है, और समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 13.6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर आपके पास है 9। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब आप इसको प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है फॉर थर्ड ऑर्बिट। और इसी के साथ ये सवाल जो है वो इख्तिताम। अच्छा, आपसे सवाल में वर्क डन पूछा था, तो वर्क डन बोले या आयनाइजेशन एनर्जी बोले तो बात एक ही है। तो यही दरअसल हमारे पास वर्क डन है। ओके, तो ये आपके पास आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल नंबर 6। तो इसमें आपके पास है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन emitted in the Balmer series of hydrogen atom spectrum lines, और what is the wavelength of the series limit। ओके, तो आपको दो पार्ट है। एक में आपको कह रहा है कि बाल्मर सीरीज में लीस्ट एनर्जी बताइए, मिनिमम एनर्जी। ओके, और मिनिमम एनर्जी हम यूज करेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। व्हाई? बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ जो है बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड, इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा होता है। तो अगर आपको लीस्ट एनर्जी बोली है तो इसका मतलब है आपको मिनिमम एनर्जी फाइंड करनी, और मिनिमम एनर्जी कॉरिस्पॉन्ड होती है मैक्सिमम वेवलेंथ के साथ, यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और आपने अगर मेरे पहले एग्जाम्पल्स देखे हो तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में हम क्या करते हैं, हम एक ज़्यादा रखते हैं। यानी जो बोहर के मॉडल्स है उसमें हम बाल्मर सीरीज़ है, तो बाल्मर सीरीज़ में आपके पास p इज इक्वल टू 2 होता है, तो n आप एक ज़्यादा रखते हो, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको चाहिए फॉर मिनिमम वेवलेंथ। आपको लीस्ट एनर्जी बोली है तो मिनिमम वेवलेंथ बोला है, और उसके लिए आपको वेवलेंथ मैक्सिमम रखना है। तो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ आपने एक ज़्यादा रखना होता है। जैसे मैं अगर डेटा बनाऊँ तो p की जगह आपके पास 2 आएगा, क्योंकि बाल्मर सीरीज़ की बात हो रही है। ओके, तो बाल्मर सीरीज़ की वजह से p की जगह तो आपके पास 2 आ जाएगा, लेकिन n की जगह आपके पास 3 आएगा। वाई? बिकॉज वी नीड अ लीस्ट एनर्जी। फॉर लीस्ट एनर्जी वी नीड, फॉर मिनिमम एनर्जी वी नीड अ मैक्सिमम वेवलेंथ, सो इट मीन्स इट इज़ अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। वाई वी नीड अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? बिकॉज ऑफ लीस्ट एनर्जी। ओके, तो लीस्ट एनर्जी के लिए हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए होती है। ओके, तो व्हाट इज दी वेवलेंथ, हमसे वेवलेंथ पूछा है यानी लैम्डा पूछा है। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास। और सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है व्हाट इज दी वेवलेंथ ऑफ द सीरीज लिमिट। तो लिमिट हमें बतानी है कि उसकी वेवलेंथ की रेंज कितनी है। तो फॉर रेंज, जब भी आपको रेंज बोलेगा तो आपने बस एक काम करना है, p की जगह तो 2 ही रखना है, लेकिन n की जगह आपने इन्फिनिटी रखना है, यानी इन सिंपल स्पीकिंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मालूम करना है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम सीरीज लिमिट फाइंड करने के लिए हम ये काम करेंगे। ओके, तो ये हमें लिमिट, सीरीज लिमिट फाइंड करने के लिए करना है। दोनों में हमें वेवलेंथ ही फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में आप देखिए फॉर्मूला है आपके पास फर्स्ट पार्ट में 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो सॉल्व करना बहुत आसान है। रेडबर्ग कांस्टेंट आपको पता है 1.097 एक्सपोनेंट 7,
और p की जगह आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में p की जगह आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर, जबकि n की जगह आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और फिर जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 36, 3 का स्क्वायर 9। तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। नाइन वन ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 9 माइनस 4 जो है वो आपके पास हो जाएगा 5, और 4 9 ज़ा 36, ये आपके पास एलसीएम आएगा। और जब आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और तो ये आपके पास फाइनल आंसर देगा, या आप इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1/λ का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1.52 एक्सपोनेंट 6। इसको 5 से मल्टीप्लाई और 36 से डिवाइड करने के बाद ये आपके पास आंसर आएगा। अब आप लेमडा का आंसर निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, इसे इसके नीचे 1 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास लेमडा का जो आंसर आएगा तो लेमडा का आपके पास आंसर आएगा 6.59 एक्सपोनेंट -7। और इसको नैनो में ले जाने के लिए आप इसको 2 मरतबा और पॉइंट रिमूव एक्सीड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 659, और ये -9 हो जाएगा तो -9 आपके पास नैनो के बराबर, तो नैनोमीटर हो जाएगा, नैनोमीटर। ओके, अब आपने सेम टू सेम बी पार्ट को सॉल्व करना है। बस बी पार्ट में आपने एक काम करना है कि जो आपके पास n है उसकी जगह अब आपने देखिए अगेन मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। बस हमने p की जगह हमने 2 रखना है, लेकिन अब n की जगह हमने इन्फिनिटी रखना है कि हम सीरीज़ लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैक्सिमम वेवलेंथ तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर आपके पास होता है इन्फिनिटी, और 1/∞ हो जाता है 0, और 0 माइनस करने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए अब आपके पास 1/4 यानी सिर्फ और सिर्फ आपने 4 से इसको डिवाइड करना है। तो 1.097 एक्सपोनेंट 7 को आपने सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड करना है, तो आपके पास 1/λ हो जाएगा। और इसी तरह अब आप जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो लैम्डा का जो आंसर है, जो फाइनल आंसर है, वो आपके पास आएगा 3.65 एक्सपोनेंट -7। ये 2 मरतबा पॉइंट वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 365 एक्सपोनेंट -9 और एक्सपोनेंट -9 नैनोमीटर के बराबर। ओके, इसी के साथ ये जो सवाल है ये आपके पास इख्तिताम को पहुंच जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। तो टेक्स्ट बुक का जो 7वां सवाल है इसमें आपको दिया गया है अ लेज़र इमिट्स लाइट विद अ वेवलेंथ। एक लेज़र है जो लाइट को इमिट कर रहा है और उसकी वेवलेंथ आपको दी गई है। तो आपको लैम्डा दिया गया है 632.8 नैनोमीटर। तो नैनो से चेंज करने के लिए आप एक्सपोनेंट -9 लगा देंगे। ओके, तो अब आपके पास देखिए लैम्डा हो गया, और पावर आपको दिया गया है, पावर आउटपुट पावर आपको दिया गया है 55 मिलीवॉट। लेकिन पावर का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि हमें एनर्जी फाइंड करनी है, कैलकुलेट दी एनर्जी। तो हमें एनर्जी फाइंड करनी है और हमें लैम्डा दिया हुआ है। इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो E इज इक्वल टू होता है आपके पास HC/λ। जब भी लैम्डा गिवन होता है तो डायरेक्टली आपने सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेना है। तो आपने प्लांक कांस्टेंट रखना है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 एक्सपोनेंट -34।
और स्पीड ऑफ लाइट आपके पास है 3 एक्सपोनेंट 8, जबकि लैम्डा की जगह आपके पास आ जाएगा 632.8 एक्सपोनेंट -9। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एनर्जी का जूल में। तो एनर्जी का जो जूल में आंसर आएगा वो आपके पास बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे बुक में दिया है, जैसे आपके पास फाइनल आंसर है बुक में, बिल्कुल आपके पास उसके सिमिलर आ जाए। ये जूल में आ गया, लेकिन अगर आपसे पेपर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी फाइंड कर लिया करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करने के लिए आप इस पूरी वैल्यू को 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो हमेशा दोनों आंसर मेंशन किया करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी और जूल के भी। ओके, इसी के साथ ये सवाल जो है ये आपके पास इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, टेक्स्ट बुक का लास्ट न्यूमेरिकल। और ये आपके पास अहमियत इसलिए रखता है कि ये आपके जो रिड्यूस सिलेबस था 2025 का, उसके पेपर में ये सवाल आया था और बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इफ द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एमिटेड बाय द एक्सरे मशीन इज। एनर्जी आपको दी गई है और आपको वेवलेंथ फाइंड करना है 1.9878 एक्सपोनेंट -15 जूल। देखिए मुश्किल इस तरह होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता तो फिर स्टूडेंट अक्सर गलती कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पुट कर देते हैं। तो आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता तो मैं पहले इसको कन्वर्ट करता जूल में, ये फॉर्मूला लगाता कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करता। ओके, तो ये इस केस में ये सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है। तो एनर्जी आपको दी गई है और आपको वेवलेंथ फाइंड करना है। तो लैम्डा आपको फाइंड करना है। इस वेरी सिंपल क्वेश्चन। दो कांस्टेंट है आपके पास, एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल डॉट सेकेंड, और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आप अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ आप प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 6.63 एक्सपोनेंट और फिर आप स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे। और एनर्जी बस आप ख्याल रखिएगा कि एनर्जी जो है वो जूल में होनी ज़रूरी है, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट के साथ जूल है। तो इसलिए एनर्जी आपने जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपने एनर्जी जूल में रखनी ज़रूरी है। ओके, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप लैम्डा फाइंड कर लेंगे। तो लैम्डा का जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास इस तरह आंसर आएगा 0.1 एक्सपोनेंट -9। और एक्सपोनेंट -9 आपके पास नैनोमीटर के बराबर। ओके, इसी के साथ आपके टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल इंक्लूडिंग वर्किंग एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग सेल्फ असेसमेंट एंड CRQs के साथ आपको इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक में से इसका सॉल्व PDF डाउनलोड करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस आपके पास आए। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन वीडियो की कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। दिए गए नंबर पर रब्ता करके भी आप जो है इसका सॉल्व PDF अगर आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।